अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज हम अगेन एक प्रीलियम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रीलियम पेपर कराची के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस गवर्नमेंट कॉलेज का है, दैट इज डीजे साइंस कॉलेज। ठीक है, तो आज हम बेसिकली डीजे साइंस कॉलेज के जोलॉजी के प्रीलियम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेकेंड ईयर का है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे, एमसीक्यूज, रीजनिंग क्वेश्चंस एंड सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से, सेक्शन ए। ठीक है, सबसे पहले यहां पे आपको सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज मिल रहे हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की सिंथेसिस के लिए यानी कि हिमेटोपायोसिस के लिए, हिमेटोपायोसिस के लिए आपको कौन सा ऐसा हार्मोन चाहिए होता है जो कि रिलीज होता है किडनी से, किडनी की कॉर्टेक्स से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेनिन की, रेनिन इज अ हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द किडनी यानी कि रीनल कॉर्टेक्स, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, इट इज रिलेटेड विद द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए आपने पढ़ा होगा रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो उसके अंदर इसका मेजर रोल है। रेनिन का काम नहीं है, ल्यूकोपोइटिन कोई चीज नहीं है। ठीक है, इरेथ्रोपोइटिन यानी कि ईपीओ, इरेथ्रोपोइटिन इज द हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द रीनल कॉर्टेक्स, और इसका मेजर काम किसके अंदर है? सिंथेसिस ऑफ आरबीसी यानी कि हिमेटोपायोसिस के अंदर बोन मैरो पे जाके हिमेटोपायोसिस करवाना। ये किसका मेजर काम है? ये बेसिकली काम है ईपीओ यानी कि एरिथ्रोपोइटिन का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फिर हमारे पास आता है थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन ये प्लेटिलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है टू कंजर्व वाटर एनिमल प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक। ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर कंजर्व यानी कि किस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूरिया की, ठीक है, यूरिया, यूरिया की अगर मैं बात करता हूं तो यूरिया इज बेसिकली द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि अगेन प्रोड्यूस कर रहा होता है कि एनिमल, और ये यूरिया जो है वो वाटर को कब यूज करता है। अब अगले ऑप्शंस देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज नॉट द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, लैक्टिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बनती है, लेकिन आप इसे प्रिसाइजली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज नॉट द वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिक एसिड, अब देखो यूरिक एसिड और यूरिया ये दो वेस्ट प्रोडक्ट तो है, लेकिन इनमें से कौन ज्यादा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ज्यादा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और आराम से एक्सक्रीट आउट हो जाता है? तो अगर मैं यूरिक एसिड की बात करूं, यूरिक एसिड इज बेसिकली लेस soluble इन वाटर देन अमोनिया एंड यूरिया। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है यूरिया। यूरिया इज द राइट आंसर। यूरिया में, यूरिया आराम से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है, सिंपल। अच्छा, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है किडनी की, किडनी में जो सूजन आ रही है, उसे आप क्या कहते हो? ठीक है, अगर मैं बात करूं एडेमा की, एडेमा बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके फ्लूइड रिटेंशन होती है। यानी कि अगर आपने कभी देखा हो तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पाँव में एडिमा होता है, पाँव स्वेल किए हुए होते हैं। किडनी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है सार्कोमा। सार्कोमा इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कैंसर, तो इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ट्रीटमेंट है जिसके जरिए आप किडनी स्टोन को तोड़ रहे होते हो, तो ट्रीटमेंट तो अगेन नहीं हो सकता। लिथोनेफ्राइटिस, ठीक है, नेफ्राइटिस, जहां भी वर्ड टिस आ जाए ना, टिस का मतलब होता है देयर इज इन्फ्लेमेशन। टिस का मतलब होता है यहां पे क्या है? इन्फ्लेमेशन है। लिथोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है? इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिस्ट एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, रिस्ट एंड वर्टिब्रल कॉलम आर द एग्जांपल ऑफ। रिस्ट और वर्टिब्रल कॉलम की बात की जा रही है। देखो, रिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो, और वर्टिब्रल कॉलम की बात करता हूं तो यहां पे आपको जो मेजर जॉइंट मिलता है, अगेन साइनोवियल जॉइंट की आपको डिफरेंट जो है वो टाइप्स मिलेंगी।
तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है रेस्ट और वर्टिब्रल जॉइंट की टाइप का, दैट इज बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट। रेस्ट और वर्टिब्रल कॉलम कॉलम, ठीक है, दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ बेसिकली द ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हिंज जॉइंट की, नहीं हिंज जॉइंट नहीं है। पिवट जॉइंट, नो पिवट जॉइंट भी नहीं है, सैडल जॉइंट भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई ईच मसल फाइबर हैज अ कवरिंग जस्ट लाइक द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मसल फाइबर के ऊपर आपको एक कवरिंग मिलती है, उस कवरिंग को आप क्या कह रहे होते हो? अगर आपने देखा हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द होल मसल, इसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसे आप कहते हो क्या? उसे आप कहते हो एपीमाइसियम, ठीक है, एपीमाइसियम। फिर अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इस मसल को कट किया, तो आपको यहां पे कुछ बंडल्स नजर आएंगे, इन बंडल्स को आप कहते हो फेसिकल। इन बंडल्स के अराउंड जो आपको कनेक्टिव टिश्यू की प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है, दैट इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। आपसे कह रहे हैं मसल फाइबर। अब जब आप इस फेसिकल को निकालते हो ना, तो इस फेसिकल के अंदर आपको लंबे लंबे मसल फाइबर मिलते हैं। इन लंबे लंबे मसल फाइबर के अराउंड जो आपको कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग मिलती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एंडोमाइसियम। सो द करेक्ट आंसर इज एंडोमाइसियम, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास आता है डार्क रीजन दैट कंटेन थिक मायोसिन फिलामेंट ओवरलैपिंग द थिन मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट। अब अगर आपको याद हो तो दिस इज थिक फिलामेंट, दिस इज थिन फिलामेंट, ठीक है, एक सिंपल सी डायग्राम। अब आपसे कह रहा है द डार्क रीजन कंटेन थिक मायोसिन फिलामेंट ओवरलैपिंग द थिन फिलामेंट, ठीक है, वो रीजन जहां पे थिक फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है थिन फिलामेंट को, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड ए बैंड, ठीक है। तो ए बैंड इज द राइट आंसर। सर एम लाइन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एम लाइन इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट, ठीक है। फिर हमारे पास एच जोन आ जाता है जो कि सिर्फ थिक फिलामेंट के लिए। आई आई बैंड आ जाता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट मिल रहा है। सो ए बैंड इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है द मेजर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि इनहिबिटरी हो, ठीक है। अब अगर मैं इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करता हूं तो एसिटाइल कोलिन इज अ एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर एंडोर्फिन, एंडोर्फिन की बात करता हूं तो ये बेसिकली पेन रिलीफ के अंदर मेजर रोल प्ले करता है, तो इट्स नॉट अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर हमारे पास आता है एपिनेफ्रिन जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से रिलीज होता है। अगेन दिस इज नॉट द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, दैट इज गाबा। गाबा के साथ ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है द इनर लेयर ऑफ मेनिंजी इज नोन एज, आपको पता है मेनिंजीज क्या होती है? ब्रेन के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड मेनिंजीज, ठीक है। अब सबसे बाहर होती है ड्यूरा, फिर होती है अराकनोइड, फिर होती है पिया। इसे आपने कैसे याद रखना है? डैप से याद कर लो, बाहर से अंदर, ड्यूरा, अराकनोइड, पाया, ठीक है। तो जो सबसे अंदर होगी, इनर लेयर होगी, दैट इज पाया मैटर। सो द करेक्ट आंसर इज पाया मैटर। ड्यूरा इज द आउटर कवरिंग, अराकनोइड इज नॉट द इनर कवरिंग, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सीएसएफ, सीएसएफ इज द फ्लूइड, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। चलो, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन ह्यूमंस देयर आर 31 पेयर्स ऑफ, ठीक है, किसकी 31 पेयर्स मौजूद है? क्रेनियल नर्व के? नहीं भाई, क्रेनियल नर्व के तो 12 पेयर्स होते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। स्पाइनल नर्व के? यस, स्पाइनल नर्व में आपको 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स मिलती हैं। सेंसरी नर्व्स नो, मोटर नर्व्स नो। सो द करेक्ट आंसर इज स्पाइनल नर्व। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपसे कहता है टू मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, अगर आपने कैल्शियम को प्रॉपर लेवल में रखना है, किसके अंदर? ब्लड के अंदर, तो जो मेजर हार्मोन रोल प्ले करेगा वो कौन सा होगा? थायरॉक्सिन? नो, थायरॉक्सिन का काम कैल्शियम से तो नहीं है। फिर हमारे पास आता है T3? नहीं। फिर हमारे पास आता है कैल्सिटोनिन। बेसिकली कैल्सिटोनिन इज द हार्मोन जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। जब भी कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो होगा क्या? ये कैल्शियम को उठा के डाल देगा बोन के अंदर, सिंपल। तो दिस इज द राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन का काम लेबर के अंदर है, तो चाइल्ड बर्थ के अंदर और लैक्टेशन के अंदर है, तो इसका यहाँ पे रोल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज कैल्सिटोनिन। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है
if the adrenal cortex were removed, which group of hormone would be affected the most? ठीक है, अगर आप एड्रीनल कॉर्टेक्स को निकाल दो, एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन से तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं? ट्रॉफिक नहीं, ट्रॉफिक तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। पेप्टाइड नहीं, पेप्टाइड तो रिलीज नहीं होते। पेप्टाइड की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है आपके इंसुलिन वगैरह, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं स्टीरॉइड, यस, स्टीरॉइड हार्मोन्स की एक क्लासिकल एग्जांपल है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं, सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन। अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड और अवे फ्रॉम द पार्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक है, किसी स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट या उसके अगेंस्ट मूवमेंट, ये क्या कहलाती है? दिस इज टेक्सिस, ठीक है, दिस इज फोटोटैक्सिस, हाइड्रोटैक्सिस, ठीक है, ये सारी आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी। अच्छा, जबकि अगर मैं काइनेसिस की बात करूं, ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता। रिफ्लेक्स एक ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक सिंपल आप कह लो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज आल्सो नॉट द राइट आंसर, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज टेक्सास। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्फगैंग कोहलर इन 1920s परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ, अच्छा, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था पैवलॉव ने, ठीक है, जिसके अंदर उसने जो है वो बेल बजाई थी और फिर स्लाइवेशन हुई थी। दिस इज नॉट द राइट आंसर। गीस पे इसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, रैट पे इसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसने चिंपैंजीज पे किया था। अब चिंपैंजीज में अगर आपको याद हो तो इसने चिंपैंजीज के अंदर बेसिकली उनको जो है वो एक पिंजरे में बंद किया था और फिर जो है वो अ, उनको जो है वो बनाना वगैरह रख दिए थे। तो इनसाइड लर्निंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो इसने किया था। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से रिलीज होने वाला प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन, एफएसएच नहीं, टेस्टिस से रिलीज नहीं होता और ये प्राइमरी मेल हार्मोन भी नहीं है। एलएच नो, इनहिबिन नो, टेस्टोस्टेरोन इज द राइट आंसर जो कि लेडिक सेल से रिलीज होता है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलेडम, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलेडम की वजह से कौन सा एसटीडी हो रहा है? ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलेडम की वजह से गोनोरिया होता है, नो, वो निजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। फिर हमारे पास आता है एड्स, एचआईवी की वजह से होता है, नो, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सिफिलिस। सिफिलिस एक ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलेडम, बैक्टीरिया की वजह से सिंपली हो रहा है, सही है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द लो द लो स्पर्म काउंट इन ह्यूमन मेल्स, ठीक है, ह्यूमन मेल्स के अंदर जो लो स्पर्म काउंट है वो किसकी एग्जांपल है, यानी कि वो बेसिकली कंडीशन क्या है? एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कंप्लीट एब्सेंस है, कोई भी स्पर्म सीमेन के अंदर मौजूद ही नहीं है। उगोनिया, ये तो एग की बात हो रही है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दिस इज नॉट द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का वर्ड जहां भी आ जाए ना, उसका मतलब होता है फ्यू या कम। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब अकर ड्यूरिंग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब कब बनती है? क्लेवेज में नहीं भाई, क्लेवेज के अंदर नहीं बनती, इम्प्लांटेशन के अंदर नहीं बनती, गैस्ट्रुलेशन के अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, तो इसके अंदर भी मेजरली आपकी न्यूरल ट्यूब नहीं बन रही होती। तो अगर आप इसको प्रिसाइजली देखोगे तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज द कंडीशन, जिसके स्टेज जिसके अंदर नॉर्मली आपको क्या देखने को मिल रही है? नॉर्मली आपको न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो अगर आप करेक्ट आंसर पे जाते हो, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। A solid mass of blastomeres formed by several cleavage of the zygote। अच्छा, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक बॉल के अंदर बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, दिस इज बेसिकली मोरुला वाली स्टेज, नॉट ब्लास्टोला वाली स्टेज या गैस्ट्रोला वाली स्टेज या हाइपोब्लास्ट वाली स्टेज। सो मोरुला इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आके हमारे तमाम के तमाम एमसीक्यूज तो हो गए डिस्कस, ठीक है, तमाम के तमाम एमसीक्यूज हो गए डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रीजनिंग क्वेश्चन जो आपके साथ
किया जा रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाई एनिमल एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स में काफी दफा पूछा गया है, तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है उनका, उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, उनकी जो है वो मेटाबॉलिक स्टेट, उनके इवोल्यूशनरी प्रोसेस या उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अमोनिया जो है वो आमतौर पे बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। तो अब आमतौर पे अमोनिया जो है वो टॉक्सिक है, तो एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास यूरिया, ठीक है, यूरिया मैमल्स वगैरह एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। यूरिक एसिड जो है वो ऑल लेस टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है। तो आमतौर पे जो हमारे पास बर्ड्स वगैरह हैं ये एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट क्यों है, ऑलरेडी आपको आइडिया होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन? ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब तक आपने पढ़ा होगा कि भाई एक्टिन, एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, जो एक्टिव साइट होती है, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। जब तक कैल्शियम आके ट्रोपोनिन पे बाइंड नहीं करता, ये ट्रोपोमायोसिन नहीं हटेगा। अब जब ये ट्रोपोमायोसिन नहीं हटेगा तो क्रॉस ब्रिज भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कि जब तक कैल्शियम आके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के पास, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को इस एक्टिव साइट से हटाएगा एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अगर कैल्शियम ना हो तो ये बाइंडिंग साइड या ये एक्टिव साइट कवर्ड ही रहेंगी, इसमें कोई क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी एंड देयर विल बी नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई न्यूरोलीमा इज पोलराइज? ठीक है, न्यूरोलीमा पोलराइज क्यों होती है? अब आपको पता होना चाहिए कि भाई सपोज दिस इज न्यूरोलीमा। अगर मैं बात करूं न्यूरोलीमा की, तो न्यूरोलीमा पोलराइज्ड है, यानी कि उसके ऊपर पोल्स हैं। बाहर नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। क्यों होता है? पहली चीज, इट इज ड्यू टू, फर्स्ट इट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, जिसकी वजह से क्या होता है, आप नॉर्मली 3 सोडियम बाहर भेज रहे हो, 3 सोडियम बाहर भेज रहे हो और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहे हो। तो एक, भाई देखो, 3 पॉजिटिव आइन बाहर गए, 2 पोटेशियम अंदर आए, ठीक है, 2 पोटेशियम अंदर आए, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज का अगेन डेफिसिट आ गया। दूसरी चीज, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे अंदर वाली मेम्ब्रेन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जो सेल का अंदर वाला पार्ट होता है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज आयन ज्यादा होते हैं। सही है, तो सिंपली इस वजह से अगर आप देखोगे तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसी वजह से न्यूरोलीमा क्या है? पोलराइज्ड है, सिंपल। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट हाउ ड्रग अफेक्ट द नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ड्रग किस तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट कर रही होती है? अब नॉर्मली आपको पता है कई तरह की ड्रग्स होती हैं, स्टिमुलेंट ड्रग्स होती है जो बेसिकली क्या कर रही होती हैं, जो बेसिकली आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती है, ठीक है, जैसे कैफीन हो गई, या उसके अलावा आप जो है वो और भी कई सारी ऐसी ड्रग्स देखोगे, सही है। जबकि डिप्रेसेंट ड्रग्स वो होती हैं जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाती हैं, अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होता है? न्यूरल एक्टिविटी कम हो जाती है। उसके अलावा कुछ साइको एक्टिव ड्रग्स होती है जो नॉर्मली मूड्स वगैरह के लिए हो रही होती हैं, आमतौर पे ये नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज द रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर था, ये ड्रग थी, ठीक है। अब ये ड्रग आगे इस पे चिपक जाएगी एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ ड्रग, सिंपल। चलो, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफिलिक हार्मोन नीड सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम व्हाई? ठीक है, अब आपको पता है कि जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन है, ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इनका रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर के साथ आके बाइंड किए, अब अंदर तक मैसेज पहुंचाना है कि भाई आपने अपनी ग्रोथ करनी है, जो भी फंक्शन करवाना है वो अंदर तक मैसेज पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? अब होता क्या है कि
अगर ये हार्मोन आके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अंदर तक मैसेज तो नहीं पहुंचेगा। आपके लिए इसको एक सेकेंडरी, आपके लिए अब आपको अब इसके लिए क्या चाहिए, एक सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम मिलेगा, जैसे साइक्लिक एएमपी टाइप, ठीक है। इसी तरीके से IP3 इनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट, उसके अलावा कैल्शियम आइंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं। तो सिंपल ये आपको सारी कहानी देखने को मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अंदर तक मैसेज पहुंचाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्रॉस नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन मेल्स, ठीक है। मेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग, फीमेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम था ओव्यूलेशन करवाना। मेल्स के अंदर इसका काम क्या होगा? मेल्स के अंदर ये जाता है लेडिक सेल्स के पास, और लेडिक सेल से क्या रिलीज करवाता है? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करवाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करवाने के अंदर मेजर हाथ किसका है? LH का है, ठीक है। तो LH is actually responsible for the production of testosterone, and testosterone का फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसके अंदर आपकी बियर्ड आ जाती है, मोस्टैच वगैरह आ जाती है, सारी सिंपल चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंस अदर एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज दिस इज द टिश्यू 1, ये दूसरे टिश्यू पे किस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है, ये दूसरे टिश्यू के सेल्स पर कैसे एक्ट करेंगे? बेसिकली ये रिलीज करते हैं कुछ केमिकल्स, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इस टिश्यू के पास जाएंगे और इस टिश्यू के सेल्स को डिफरेंशिएट करवाएंगे। इस टिश्यू के सेल को इनका जो फंक्शन है ना, वो बताएंगे कि भाई तुमने ये करना है। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो इंडक्शन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का नाम दे रहे हो तो। अच्छा, इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, दिस इज नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड ऐसे केमिकल रिलीज करती है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करती है, जिसकी वजह से ये जो एक्टोडर्म है ना, ये जो एक्टोडर्म है, ये आगे जाके पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना रही होती है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ इंडक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास नॉन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं कि रोल ऑफ फीडबैक सिस्टम इन मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, तो आपने फीडबैक सिस्टम की बात करनी है। फिर हमारे पास आता है ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, ये सारी कार्टिलेज लिखनी है। फिर हमारे पास आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपने डिफरेंशिएट करना है। देन व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2? सिंपल, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट आपने डिफरेंशिएट करना है। फिर स्टिमुलाई को डिफाइन करना है, और किस तरीके से ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वो आपने लिखना है। फिर हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, जिसके अंदर आपने सारे जो कॉजेज हैं इनफर्टिलिटी के, मेल और फीमेल दोनों के। फिर यहाँ पे आपने टीलोमेयर्स का रोल लिखना है एजिंग के अंदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। अगेन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। इसके अंदर आपने होम्योस्टैसिस को डिफाइन करना है, ऑस्मोरेगुलेशन को, थर्मोरेगुलेशन को। ये 3 टर्मिनोलॉजीज को आपने डिफाइन करना है। कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर और उसकी रेमेडीज, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट और वो सारी चीजें आपने लिखनी होती हैं। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर द जॉइंट इंजरीज एंड फ्रैक्चर, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और क्रॉस ब्रिज साइकिल, ठीक है। क्रॉस ब्रिज साइकिल के अंदर किस तरीके से मार्सिन का हेड जाके लगता है एक्टिन के ऊपर, ये सारी कहानी। फिर आता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताना है, और वेस्कुलर और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स बताने हैं, या केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, उसके लोब्स और उसके हार्मोन्स बताने हैं, ठीक है। सिंपल हो गया। यहाँ पे आके हमारा पूरा का पूरा जो DJ साइंस कॉलेज का जोलॉजी का पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी जोलॉजी के पेपर की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।